नमस्कार, मनी गुरु में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। शो में आज हम बात करेंगे कि क्या आपको निवेशक के तौर पर इंटरनेशनल मार्केट में निवेश करना चाहिए कि नहीं, कब निवेश करना चाहिए, क्या इसके फायदे हैं, या क्या खास ख्याल आपको रखना चाहिए इंटरनेशनल मार्केट या फिर इंटरनेशनल फंड में निवेश करने से पहले। ये आज हम समझेंगे। और जो आज हमारे साथ खास मेहमान है उनका परिचय भी करा दें। आज हमारे साथ है कर्नल संजीव गोविला, रिटायर्ड सीईओ, हम फौजी इनिशिएटिव। संजीव जी, बहुत स्वागत है आपका शो में। बहुत बहुत धन्यवाद। आज शो में हम क्या खास चर्चा करने जा रहे हैं उस पर सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं। आज हम शो में जानेंगे इंटरनेशनल मार्केट में आपको कितना निवेश करना चाहिए, इंटरनेशनल मार्केट में निवेश की कैसे करें शुरुआत, विदेशों में निवेश पर कैसे तय होती है टैक्स देनदारी, साथ ही इंटरनेशनल फंड में निवेश करते वक्त क्या रखें ध्यान। संजीव जी, कोविड सिचुएशन में एक्चुअली इंटरनेशनल मार्केट्स या फिर इंटरनेशनल फंड निवेशकों की उत्सुकता का कारण बहुत ज्यादा बना है, लेकिन इस बीच में जरा आपसे थोड़ा सा स्टेटिस्टिकली भी समझना चाहती हूँ, जो भारत का इंटरनेशनल निवेश है वो कहां पर है इस वक्त, कितना है? देखिए, अगर हम भारत के निवेश की बात करते हैं तो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि हमारी जो अपनी कंपनीज हैं, आपको जानकर के आश्चर्य होगा, सिर्फ 0.2%, मतलब कि 1% भी नहीं, 0.2% कंपनीज हैं जिनकी अपनी इन्वेस्टमेंट बाहर के देशों में या वो उन्होंने बाहर पैसा लगाया हुआ है। अगर इस चीज को हम दूसरे देशों के साथ कंपेयर करते हैं तो यूएसए की करीब करीब 21% पैसा बाहर लगा हुआ है उनकी अपनी कंपनीज का, और दूसरी साइड में जाते हैं जापान, इतना छोटा सा देश, उसका 45% पैसा बाहर लगा। हमारी अपनी न केवल रिटेल इन्वेस्टर्स के लेवल पे बल्कि कंपनीज तक के लेवल पे उनका बाहर की जगहों को देखने का नजरिया नहीं है। बिल्कुल, मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपोजर नहीं है भारतीय कंपनियों का विदेश में जो कि निवेश करती हैं इंटरनेशनल मार्केट्स में। ये तो हमने एक ओवरव्यू जान लिया संजीव जी। अब इंटरनेशनल मार्केट है उसका हाल अगर हम समझें तो पिछले अगर 10 साल का अगर हम आंकड़ा जाने तो रिटर्न के मामले में भारत कहाँ पर रहा है, और इंटरनेशनल मार्केट का हाल इस मुकाबले हम कैसे समझें? बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने रेज किया, क्योंकि कभी कभी हमें पता नहीं लगता। हम जब इंडिया के अंदर बैठे होते हैं, हम अपने देश को देखते हैं, अच्छा भाई मार्केट बहुत अच्छा कर रही है या इतना अच्छा नहीं कर रही, हमें कुछ भी आइडिया नहीं रहता कि बाहर क्या हो रहा है। मैं आपको थोड़ा सा आंकड़ा देता हूं। अगर मैं पिछले 10 साल की बात करूं तो उसके अंदर अगर हम 10 टॉप के जो बड़े कंट्रीज हैं उनको लेते हैं तो इंडिया की रिटर्न्स, नंबर 1 रिटर्न सिर्फ 10 साल में एक बार हुई है, 2012 में, मतलब आज से 8 साल पहले। और अगर हम देखें दूसरे और तीसरे स्पॉट पे वो 4 बार रहा है, लेकिन 4 बार ही वो 9th या 10th स्पॉट पे भी रहा है। इसकी बजाय अगर हम दूसरे कंट्री को देखें, हमारा नेबर है चाइना पहले नंबर पे या दूसरे नंबर पे 5 बार रहा है, और यूएस की मार्केट्स ने रिटर्न्स जो दिए हैं वो 3 बार नंबर 1 या 2 स्पॉट्स पे रहे हैं। उस हिसाब से अगर हम देखें पिछले 10 साल में एनुअलाइज्ड सालाना रिटर्न्स की अगर बात करें तो यूएस नंबर 1 रहा है। ताइवान, छोटा सा कंट्री जो बहुत लोग जानते नहीं है, उसकी मार्केट्स नंबर 2 रही है, जबकि इंडिया पिछले 10 साल की एवरेज रिटर्न में 10 कंट्रीज में 9वें स्थान पे रहा है। इंडियन मार्केट से अगर हम बाहर कहीं पे देखना चाहेंगे तो काफी फायदा हो सकता है, काफी अच्छी रिटर्न्स मिल सकती हैं। किस तरह से होंगी ऑफ कोर्स हम बाद में देखते हैं, लेकिन एक चीज इसमें बहुत जरूरी है जानना। अगर मैं स्टैटिस्टिक्स की बात करूं, इंडियन मार्केट्स की कोरिलेशन बाकी कंट्रीज के साथ बहुत कम है। जैसे यूएस मार्केट की बात करता हूं, यूएस मार्केट और इंडियन मार्केट्स की कोरिलेशन 0.13, 13% है। 13% बहुत लो होता है। इसका मतलब इंडियन मार्केट ऊपर जा रही है तो यूएस मार्केट ऊपर जाएगी कि नीचे जाएगी, कुछ ऐसा रिलेशन नहीं है, और उल्टा।
तो डाइवर्सिफाई करने की सबसे हम्म। बड़ी जगह ये चीज ये होती है कि हम अलग अलग जगहों पे करें तो हमें ज्यादा फायदा हो। इसी के साथ जो ये पूरा कोविड का सिचुएशन आया जब संजीव जी, तो इसका असर वैश्विक इकोनॉमी पर, भारतीय इकोनॉमी पर बहुत ज़्यादा पड़ा है। इसको भी क्योंकि जी आप बहुत इंटरेस्टिंग स्टेटिस्टिक्स हम सबको बता रहे हैं, तो इसमें भी अगर हम आंकड़ों के ज़रिए समझें तो इस कोरोना काल में कहाँ की इकोनॉमी ने बेटर परफॉर्म किया और कहाँ पर वो इस कोरोना वायरस से ज़्यादा सस्टेन नहीं कर पाई इकोनॉमीज़? देखिए, सबसे बड़ी चीज ये है कि किस कंट्री ने किस तरह से हैंडल किया इसको। जब वायरस ने स्ट्राइक किया और पूरे दुनिया में स्ट्राइक किया, हम सभी को मालूम है, तो कहीं पे क्योंकि थोड़ा सा इमर्जिंग इकोनॉमीज जो है वो थोड़ी सी गरीब है, अगर मैं ये वर्ड कहूँ, तो उन्होंने सबसे बड़ा हिट लिया है। जैसे ही उनकी इकोनॉमी रुकी, जैसे ही उनकी कंपनीज रुकने लगी, तो सबसे बड़ा हिट वहां रहा, जबकि डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर इतना ज्यादा हिट नहीं हुआ। हाँ, एक कंट्री है जो बिल्कुल अलग रहा, वो है चाइना। चाइना के अंदर सबसे कम हिट रहा है और सबसे जल्दी चाइनीज मार्केट्स ने रिकवर किया। अब अगर हम ग्लोबल लेवल पे देखें तो चाइनीज और यूएस मार्केट्स ने इस कोविड सिचुएशन में सबसे बढ़िया किया है। यूरोपियन मार्केट्स और जापान ने इतना अच्छा रिकवरी नहीं किया है। अगर मैं ये देखूं कि अगर हमारा पोर्टफोलियो इस टाइम में 25%, मान लीजिए, मैं सिर्फ 25% की बात करता हूँ, 25% इंटरनेशनल एक्सपोजर अगर हमारा होता, तो हमारी इस कोविड टाइम में रिटर्न्स 2% होती, बजाय जो -1.2% आज की डेट में खड़े होंगे। तो इस तरह से इंटरनेशनल एक्सपोजर अगर हम अपने पोर्टफोलियोज को देंगे तो कोरिलेशन कम रहेगा, डाइवर्सिफिकेशन अच्छा रहेगा, और इस तरह की सिचुएशंस में हमारा पोर्टफोलियो काफी बेटर कर सकता है, चांसेस है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट आंकड़े बताए आपने संजीव जी। अब इसमें सवाल सबसे बड़ा अब यही है कि इंटरनेशनल मार्केट में एंट्री अगर लेनी है तो क्यों ली जाए, कौन करे, कैसे इन्वेस्ट करें? तो सबसे पहला सवाल जो अभी दर्शकों के मन में है वो यही है कि इंटरनेशनल मार्केट में जो निवेश है उसकी शुरुआत कैसे की जा सकती है? क्या वो तरीका है जिससे आप एंट्री कर सकते हैं इंटरनेशनल इक्विटी में? ओके, इससे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि लोग क्यों नहीं करते। सिर्फ एक सबसे बड़ा रीजन है, पता ही नहीं है हमको। हमें ये मालूम नहीं है कि अगर हमने करना है तो कैसे करना है, क्यों करना है, ये मैंने अभी बताया है। लेकिन अदरवाइज हमें मालूम नहीं होता था कि हमें क्यों करना है। अब आज की डेट में बाहर इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर हमें निवेश करना धीरे धीरे बेटर और इजियर होता चला जा रहा है। कई चीजें हैं जो इस चीज को आसान बना रही हैं। बहुत सारे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स हैं जो इंडिया के अंदर इन्होंने अपना ऑपरेशन शुरू कर दिया है। जैसे एक है इंटरएक्टिव ब्रोकर्स, उसने इंडिया के अंदर शुरू कर दिया है। कुछ इंडियन कंपनीज हैं जिन्होंने अपने अपने प्लेटफॉर्म शुरू कर दिए हैं, जैसे एक वेस्टेड है, स्टॉकल है, ऐसे और भी कई कंपनीज हैं और शुरू कर रही हैं। आईफास्ट है, इन लोगों ने अपने बाहर के टाई अप्स करके शुरू कर दिया है। लेकिन एक सबसे इजी और सबसे डायरेक्ट तरीका जो है वो म्यूचुअल फंड्स की तरफ। काफी टाइम से इंटरनेशनल फंड्स रहे हैं, लेकिन उनके अंदर बहुत बहुत कम लोगों ने इन्वेस्ट किया। अब लोगों को जैसे जैसे जागरूकता बढ़ रही है, तो वो इन्वेस्टमेंट उनके अंदर धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है। ये जो फंड्स होते हैं, ये दो तरीके से इन्वेस्ट करते हैं। एक वो होते हैं जो डायरेक्टली खुद जाकर के स्टॉक मार्केट में, जैसे मान लीजिए यूएस के स्टॉक मार्केट में या उनके ईटीएस में करते हैं। पर अधिकतर लोग जो है उन्होंने इसको फंड ऑफ फंड्स बनाए हुए हैं, जिसका मतलब ये हुआ कि वो जाकर के बाहर की कंट्रीज के फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं। तो अगर आप फंड ऑफ फंड्स में जाना चाहते हैं तो उस तरह से भी, और अगर डायरेक्ट ऐसे फंड्स में जाना चाहते हैं जो अपना डायरेक्टली इन्वेस्ट कर रहे हैं, सब तरीके से जो म्यूचुअल फंड्स के आपके फायदे होते हैं, वो सारे के सारे फायदे इन फंड ऑफ फंड्स में आपको अवेलेबल होते हैं।
बिल्कुल। अब हम इसके थोड़ी और डिटेल्स में संजीव जी चर्चा करने वाले हैं। आपने बोला कि हाँ, म्यूचुअल फंड एक बेहतरीन रास्ता है कि आप इंटरनेशनल मार्केट में एंट्री कर सकते हैं। जी। क्या इसका कोई पर्टिकुलर टाइम है, जैसे किसी निवेशक के निवेश साइकिल में टाइम आता है कि हाँ, उसको एक पर्टिकुलर फंड में, सेक्टोरल फंड में या थीमेटिक फंड में या जो स्पेसिफिक फंड्स होते हैं उसमें निवेश करना है? क्या इंटरनेशनल फंड में भी निवेश करने का कोई एक पर्टिकुलर टाइम होना चाहिए? इसलिए मैं ऐसा पूछ रही हूँ क्योंकि अगर कोई एक नया निवेशक है, वो क्या अपने पोर्टफोलियो में वो भी इंटरनेशनल फंड शामिल कर ले? क्या उसको ऐसा रिस्क लेना चाहिए अपने निवेश की शुरुआत में ही? देखिए, इस चीज में ना दो तीन बातें हमें बहुत अच्छी तरह से पता होनी चाहिए। पहली चीज कि जब भी हम किसी ऐसी कंट्री में इन्वेस्ट कर रहे हैं, बाहर के देशों के या किसी भी फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वहां के बारे में जो हमारी नॉलेज है वो इंडिया से कम तो होनी है। ये तो अमूमन बात है। तो इसलिए जब हम थोड़ा सा कम नॉलेज के साथ इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसका मतलब हम ज्यादा रिस्क ले रहे हैं। सो सिर्फ वो लोग जिनका रिस्क एपेटाइट बनता है, वो लोग इंटरनेशनल फंड्स में इन्वेस्ट करें। दूसरी चीज जो इंडिया के लिए लागू है, वो बाहर के लिए लागू भी है। इंडिया में हम क्या कहते हैं, आप किसी भी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर के पास जाएंगे, वो कहेगा कि टाइम करने की कोशिश मत कीजिए। आप टाइम करने की कोशिश करेंगे तो कभी भी आपको वो टाइम मिलेगा ही नहीं। इसी तरीके से आपको बाहर के देशों का भी यही सोचना है। और अगर आपने एक अच्छा फंड लिया है और म्यूचुअल फंड्स की तरह के थ्रू आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो तो सारा चीज फंड मैनेजर खुद ही देख रहा है। कौन किस स्टॉक में मुझे इन्वेस्ट करना है, कब करना है, कब निकलना है, कब ज्यादा करना है, कब कम करना है। तो उसके ऊपर भी हम भी टाइम करने लग जाएंगे तो कहीं पे गड़बड़ होगी। तो इसलिए टाइम नहीं करना, रिस्क प्रोफाइल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आप ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि एक बहुत बड़ा अमाउंट आपने उसके अंदर इन्वेस्ट कर दिया। मैं तो ये कहूंगा कि जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, वो 5 से 10% से ज्यादा अपने पोर्टफोलियो का इंटरनेशनल फंड्स में ना इन्वेस्ट करें। अगर एचएनआई इन्वेस्टर्स हैं तो वो थोड़ा ज्यादा जा सकते हैं, क्योंकि उनका रिस्क एपेटाइट, रिस्क एप्टीट्यूड ज्यादा होता है। लेकिन उनको भी मैं 20-25% से ऊपर जाने की बिल्कुल भी सलाह नहीं। तो इसलिए आपके क्वेश्चन का जवाब, टाइमिंग जी कोशिश मत करिए, रिस्क प्रोफाइल ज्यादा रखिए और एक अच्छा फंड चुन के बस आगे चल दीजिए। अब जैसे हम पोर्टफोलियो में ही कोर पोर्टफोलियो, टैक्टिकल पोर्टफोलियो की बात करते हैं, तो वहां पर कैसे पोर्टफोलियो का इंटरनेशनल फंड को हिस्सा होना चाहिए? आपने कहा कि अराउंड 10% एक रिटेल निवेशक वो रखे और जो एक एचएनआई इन्वेस्टर है लगभग 20% से ऊपर आप नहीं रेकमेंड करेंगे। तो कैसे पोर्टफोलियो का हिस्सा एक इंटरनेशनल फंड को होना चाहिए? ओके, देखिए, जब मैं रिटेल इन्वेस्टर्स की बात करता हूं तो कोर पोर्टफोलियो का हिस्सा बनने का तो कोई मतलब ही नहीं है। ये आप ऐसे मानिए जैसे कि थीमेटिक या सेक्टोरल फंड्स में जैसे कभी इन्वेस्ट करते हैं, उस तरह की चीज मान के ये जो है नॉन कोर पोर्टफोलियो, टैक्टिकल पोर्टफोलियो के ऊपर हम मान सकते हैं इसको बात। और अगर आप बिल्कुल नए इन्वेस्टर हैं और इस तरह से करना चाहते हैं, तो कहीं पे ऐसे फंड्स में जाना बेटर रहता है जो बाहर के इंडाइसिस के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। मतलब मान लीजिए हमने यूएस मार्केट को चूज किया है, तो ऐसा फंड जो S&P 500 में डाल रहा है या नैस्डैक 100 में डाल रहा है, इस तरह के फंड्स को शुरू में चूज करना बेटर रहता है। अगर हम ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि हमें किस तरह की क्या हमें सेक्टर, क्या इंडाइसिस लेने या नहीं लेने, तो ऐसे फंड्स भी हैं जो ग्लोबल फंड्स हैं। वो अपने आप देखते हैं कौन सी कंट्री के किस सेगमेंट में मुझे जाना है और कम से कम 6-7 सेक्टर्स या रीजन्स को वो चूज करके उनमें डाइवर्सिफाई। तो इसलिए जो है आप बल्कि मैं कहूंगा कि 10% भी शुरू में ज्यादा है, 5% के आसपास रखिए और जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस होता चला जाए आप बढ़ाते जाएंगे। अब एचएनआई में जब हम आते हैं तो बात बदल जाती है। अगर हम 15 से 20% की बात कर रहे हैं तो कहीं पे ये कोर का पार्ट बन सकता है। बट देन एचएनआई के मतलब ये है कि थोड़ा ज्यादा रिस्क लेने की क्षमता है, ज्यादा इन्वेस्ट करने की क्षमता है, तो हम इसको एक सेक्टोरल फंड की तरह मान करके एक कोर में भी, कभी कभी इसको कोर में भी ले जा सकते हैं अगर हम चाहें।
ओके, तो यहाँ पर कितना एक्सपोजर रखना चाहिए किसी को इंटरनेशनल फंड का, ये हम समझ रहे हैं संजीव जी से, और साथ ही जानेंगे कि टैक्सेशन पर्पस के हिसाब से क्या इसका गणित कहता है और कौन से इंटरनेशनल फंड्स है जो रेकमेंड करेंगे संजीव जी जो आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। ये बातचीत जारी रहेगी एक छोटे से ब्रेक के बाद। देखते रहिए मनी गुरु। तो आज हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल फंड्स की या इंटरनेशनल मार्केट में एंट्री की। किसको करना चाहिए एंटर, क्या इसमें आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, और एक नया निवेशक क्या इंटरनेशनल मार्केट में एंटर करे, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ है संजीव गोविला जो इसकी जानकारी हमें दे रहे हैं। यहाँ पर संजीव जी थोड़ा टैक्सेशन माफ़ कीजिए टैक्सेशन पर्पस से समझने की ज़रूरत है कि क्या इसका गणित कहता है। क्या बिल्कुल म्यूचुअल फंड जैसे होते हैं बिल्कुल सेम एज इक्विटी ही ये बिहेव करता है? इसका टैक्सेशन काफी सिंपल है। टैक्सेशन के पर्पस से हम इसको दो भाग में डिवाइड कर देते हैं। या तो आपने म्यूचुअल फंड चूज किए हैं जो आगे जाकर के फंड ऑफ फंड्स की तरह काम कर रहे हैं या डायरेक्ट इन्वेस्ट कर रहे हैं, या आपने अपने आप ही डायरेक्ट स्टॉक्स में या ईटीएस में इन्वेस्ट कर रहे हैं। जब आप म्यूचुअल फंड्स के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं तो इंडिया के अंदर इनको फंड ऑफ फंड्स बोला जाता है और उनको डेट फंड के बराबर माना जाता है। इसका मतलब इनकी टैक्सेशन वैसे ही होती है जैसे डेट फंड्स की इंडिया में होती है। मतलब 3 साल से पहले अगर आपने निकाला तो जो कुछ भी आपका प्रॉफिट हुआ है, जो कुछ भी गेन्स हुए हैं, वो आपके टैक्स स्लैब में ऐड हो जाएंगे। अगर 3 साल से ऊपर चले जाते हैं आप तो आपको इंडेक्सेशन के बेनिफिट्स मिलते हैं। अगर आप डायरेक्ट स्टॉक्स में या ईटीएस में डाल रहे हैं बाहर की कंट्रीज में, जैसे कई प्लेटफॉर्म्स देते हैं, तब याद रखिए जो आपका लॉन्ग टर्म होता है वो 24 महीने 2 साल को लॉन्ग टर्म माना जाता है। अगर शॉर्ट टर्म में आपने निकाल लिए तो वो अगेन आपकी सीधा सीधा जो भी प्रॉफिट्स वगैरह है वो आपकी इनकम में ऐड हो जाते हैं। अगर आपका लॉन्ग टर्म हो गया मतलब 2 साल से ऊपर हो गया तो आपके पास ऑप्शन है कि आप इंडेक्सेशन बेनिफिट लेके 20% टैक्स दें या विदाउट इंडेक्सेशन बेनिफिट लेके 10% टैक्स दें, जो भी आपको प्रेफर होता है। बस एक छोटी सी चीज आपने याद रखनी है, ये भी हो सकता है कि आपने बाहर इन्वेस्ट किया और वहां पे कुछ आपको टैक्स देना पड़ा इसके पहले कि आप अपना पैसा वापस लाते हैं। तब आपको ये देखना है क्या उस कंट्री की DTAA ड्यूअल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट है कि नहीं है। अगर है तो जो भी टैक्स आपने दूसरे कंट्री में पे किया है उसका बेनिफिट आपको यहाँ पे मिल जाएगा और उतना कम टैक्स आपको इंडिया में देना है। सो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड इसका टैक्सेशन है। ओके, इनफैक्ट ये अगर हम जब प्रदर्शन की इंटरनेशनल फंड की क्यों की बात हो रही है, आपने कहा कि एक रिटेल निवेशक को थोड़ा ज़्यादा नहीं कुछ परसेंटेज अपने पोर्टफोलियो में शामिल डेफिनेटली करना चाहिए। कैसे लक्ष्यों के लिए इंटरनेशनल फंड को चूज कोई निवेशक कर सकता है? क्या एक रिटायरमेंट का लक्ष्य या फिर एक लॉन्ग टर्म लक्ष्य या मीडियम टर्म लक्ष्य के लिए इंटरनेशनल फंड अच्छे हैं किसी के पोर्टफोलियो के लिए? देखिए, जैसे मैंने पहले बताया कि ये फंड्स जो हैं एग्रेसिव कैटेगरी में आते हैं। जब आप एग्रेसिव कैटेगरी में इनको काउंट करते हैं तो अमूमन बात है कि अगर आप इनको अपने गोल्स की तरफ एलोकेट कर रहे हैं तो लॉन्ग टर्म गोल्स में ही कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म गोल्स में मत करें। लॉन्ग टर्म गोल्स में भी मैं ये कहूंगा कि 5 साल से कम नहीं, 5 साल से ऊपर ही उनको मानिए, क्योंकि हमारी नॉलेज बाहर के कंट्रीज की काफी कम है। अगर आप इसको 5 साल से ऊपर लॉन्ग टर्म गोल्स में कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आपने अच्छा फंड चूज किया है, उसको ठीक तरीके से मॉनिटर कर रहे हैं और अगर जरूरत पड़े तो चेंज भी कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आप इसको अपना गोल प्लानिंग का एक हिस्सा मान सकते हैं, जैसे आप किसी भी फंड को मानते हैं। बिल्कुल। तो आप कह रहे हैं कि 5 साल तक कम से कम आपका एक होराइजन होना चाहिए जिसके थ्रू आप इंटरनेशनल फंड से आप डेफिनेटली अपने लक्ष्य को साध सकते हैं। ये कुछ रिटर्न पैटर्न भी, हिस्टोरिकल रिटर्न पैटर्न भी से भी हम थोड़ा सा दर्शकों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं संजीव जी, कि अगर हम 3 महीने से बोले, क्योंकि हम कोविड सिचुएशन हमने देखा कि किस तरीके से कोविड सिचुएशन डेवलप हुई, 3 महीने में ही इंटरनेशनल जो फंड है 7.67% का उसने हिस्टोरिकल रिटर्न जनरेट किया। हालांकि 3 मंथ बहुत छोटा टाइम होता है, लेकिन 1, 3 और 5 साल को अगर हम समझे तो 1 साल में 19.75% हिस्टोरिकली
3 साल में 10.67% हिस्टोरिकली और 5 साल में हिस्टोरिकली 10.61% इंटरनेशनल फंड ने जनरेट किया है। लेकिन वही 10 साल में काफ़ी कम हो जाता है 6.72%, जो कि एक तरीके से बताता है कि संजीव जी क्या कह रहे हैं कि हाँ 5 साल तक के लगभग मीडियम टर्म गोल जो हैं वो आप डेफिनेटली इंटरनेशनल फंड से ज़रूर आगे बढ़ा सकते हैं। अब ये समझना ज़रूरी है कि किन बातों का ध्यान रखने की ज़रूरत है संजीव जी। अब आजकल हमने देखा है कि टेक कंपनीज हो गई या फिर ESG कंपनीज हो गई हैं, उनका काफ़ी क्रेज़ है निवेशकों में और शायद यही वजह है कि इस अट्रैक्शन के चलते लोग फंड्स में निवेश करते हैं। तो सिर्फ टेक कंपनी और ESG को देखें या फिर कोई और क्राइटेरिया भी है जो कि समझे इंटरनेशनल फंड में निवेश करने से पहले? अगर कोई नया इन्वेस्ट कर रहा है, पहली बार कर रहा है बाहर की कंट्रीज में के अंदर, बाहर इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग कर रहा है, तो मैं ये कहूँगा किसी भी ट्रेंड को फॉलो मत कीजिए। ट्रेंड फॉलो करना इंडिया में फॉलो कीजिए जिसे आप ज़्यादा जानते हैं। ESG डेफिनेटली एक बहुत बड़ी चीज़ बन के आ रही है, लेकिन अभी ESG ही ठीक तरीके से नहीं पता है, उसको भी कंबाइन करके हम इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग करने में कहीं गड़बड़ होने के चांसेस हैं। टेक आपने मेंशन किया। अब देखिए टेक कोविड की वजह से खूब जबरदस्त चढ़ा है, मुझे तो ये लगता है। इसीलिए अगेन इस ट्रेंड को मत फॉलो कीजिए। मैं ये रिकमेंड करूंगा कि उस तरह के फंड्स के अंदर चाहिए जो न सेक्टोरल है न थीमेटिक है, बट जो ब्रॉड बेस्ड चीजों के अंदर काम कर रहे हैं और जिनके पास पूरी फ्लेक्सिबिलिटी है कि अगर वो ट्रेंड नहीं चले तो वो शिफ्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम एक US के टेक फंड में डाल देते हैं, अगर टेक इस कोविड को खत्म होने पर नहीं उतनी तेजी से चला जैसे हमने पिछले 8 महीने में देखा है, वो फंड कुछ भी नहीं कर सकता, उसे वहीं बैठना पड़ेगा क्योंकि वो टेक फंड है। तो इसीलिए ब्रॉड बेस्ड फंड्स के अंदर हमेशा बेटर रहेगा, खासकर आज की डेट में जब कोविड थोड़ा सा ठीक होता दिख रहा है। बिल्कुल। और शो के अंत में संजीव जी हम चाहते हैं कि आप कुछ इंटरनेशनल फंड रेकमेंड करें दर्शकों को। ओके, तो जो मैंने अभी कहा मैं उसी चीज को अगर देखते हुए बोलूं, मुझे सबसे अच्छा जो आज की डेट में फंड लग रहा है वो PGIM इंडिया ग्लोबल इक्विटी अपॉर्चुनिटीज फंड लग। ये फंड वो है जो ग्लोबली कहीं भी इन्वेस्ट कर सकता है, चाहे इस समय उसका ज्यादा US में इन्वेस्टमेंट है, बट उसने यूरोप, चाइना, ताइवान, ब्राजील, वियतनाम इन जगहों पे इन्वेस्ट किया हुआ है, तो उसके पास पूरी फ्लेक्सिबिलिटी है। और इवन जब हम इसके मेन फंड में जाते हैं तो वो फंड की भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। इसके बाद मैं कहूंगा कि अगर हम सिर्फ परफॉर्मेंस वाइज देखते हैं तो फ्रैंकलिन इंडिया फीडर फंड है, जो फ्रैंकलिन US अपॉर्चुनिटीज फंड के नाम से ज्यादा जाना जाता है। वो US के अंदर ही करता है, बट US एक खुद ही बहुत बड़ी मार्केट है। तो ये भी मैं ये नहीं कहूंगा कि आप कंट्री स्पेसिफिक हो गए, क्योंकि वहाँ की जो बड़ी कंपनीज हैं वो इनफैक्ट पूरी दुनिया में निवेश करती है। और तीसरा फंड जो मैं कहना चाहूंगा, मुझे अभी इस समय चाइना काफी अच्छा लग रहा है। एक एडलवाइज का ग्रेटर चाइना इक्विटी ऑफशोर फंड है, उसकी परफॉर्मेंस काफी अच्छी रही है। और इस समय जैसे कहा जा रहा है कि चाइना ज्यादा अच्छी तरीके से रिकवर किया, काफी फास्ट चल रहा है, तो ये तीसरे नंबर पे मैं इस फंड को रखना चाहूंगा। तो ये 3 जो है ये मेरी इस समय बेस्ट पिक्स रहेंगी इंटरनेशनल फंड। ओके जी, बहुत शुक्रिया संजीव जी, आप हमारे साथ शो में शामिल हुए, इंटरनेशनल फंड का फंडा हमें समझाया। तो इसी के साथ आज के इस शो में बस इतना ही। वक्त एक ब्रेक का हो गया है, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जी बिजनेस।